नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव जैन। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि मौर्योत्तर भारत कैसा था और शुंग वंश और कुषाण वंश का क्या योगदान था। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही मगध साम्राज्य के इतिहास के प्रथम चरण का पटाक्षेप होता है। इसके बाद के लगभग 5 शताब्दियों तक भारतीय इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता व विदेशी जातियों के आक्रमण का सिलसिला चलता रहा। राजनीतिक अस्थिरता के इस युग का अंत गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ हुआ। इन 5 शताब्दियों के लंबे अंतराल के दौरान यहाँ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और अंत हुआ। विद्यार्थियों, दूसरी ओर भारत के आक्रमणकारियों के रूप में शकों, पल्लवों, कुषाणों, यूनानियों का प्रवेश हुआ और ये जातियां अपने अपने राज्य स्थापित करने में सफल हुई। तदुपरांत शनैः ये सब भारतीय समाज में आत्मसात होती चली गई। शुंग वंश। मौर्यों के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में चली गई। शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। 184 ईसा पूर्व में एक सैनिक निरीक्षण के दौरान उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों में शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख है पातंजलि का महाभाष्य पुराण, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, वाणभट्ट का हर्षचरित्र, जैन लेखक मैरुतु की थेरावली, बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान एवं तारानाथ लिखित बौद्ध धर्म का इतिहास आदि प्रमुख है। अभिलेखीय साक्ष्यों में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख व धनदेव के अयोध्या अभिलेख प्रमुख है। भरहुत और सांची के अभिलेख स्तूपों में इस समय की काव्यात्मक प्रगति के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। शुंग कौन थे? अधिकतर इतिहासकारों की धारणा है कि शुंग ब्राह्मण थे। पातंजलि कृत महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, पुराण ग्रंथ, वाणभट्ट का हर्षचरित्र सभी निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि शुंग ब्राह्मण थे। तथापि शुंगों के गोत्र को लेकर मतभेद है। तिब्बती आचार्य तारानाथ की भी यही धारणा थी कि शुंग ब्राह्मण थे। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग। इसका काल है 184 ईस्वी से 184 ईसा पूर्व से लेकर 151 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अपने उत्तर मौर्यकालीन शासकों के समय में गिरती हुई राज्य सत्ता के गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। अपनी सेवा और बुद्धि के बल पर उसने पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया तथा यवन आक्रमणकारियों को आगे बढ़ने से रोका। पुष्यमित्र के प्रारंभिक जीवन के विषय में बहुत अधिक जानकारियां उपलब्ध नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने रक्त से अपना राज्य आरंभ किया और रक्त से ही उसे कायम रखा। पुष्यमित्र का अपनी सेना से अंत तक संबंध बना रहा संभवतः यही कारण है कि उसने अपने लिए सम्राट की उपाधि धारण न करके सेनापति की उपाधि धारण करने का ही कार्य किया। तात्कालिक सभी साक्ष्यों में उसे सेनानी का ही प्रयोग मिलता है, जबकि उसके पुत्र और उत्तराधिकारी अग्निमित्र के लिए राजा की उपाधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने कौन कौन सी विजय की। पहला है विदर्भ विजय। पुष्यमित्र शुंग के शासन की पहली घटना के संदर्भ में उसका युद्ध है। उस समय यज्ञसेन विदर्भ का शासक था और मौर्य की राज्य सभा में एक मंत्री का संबंधी था। इस युद्ध का विवरण नहीं मिलता है, केवल मालविका अग्निमित्र नामक नाटक में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। संभवतः अंतिम मौर्य राजा के शासनकाल में अथवा उसकी हत्या के बाद उथल पुथल और अव्यवस्था की डावाडोल स्थिति का लाभ उठाकर यज्ञसेन ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन को हराकर विदर्भ को फिर से अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार विदर्भ पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में शामिल हो गया। यूनानियों पर विजय। पुष्यमित्र शुंग के शासन की दूसरी प्रमुख घटना यवन आक्रमण है।
उसके समय में यवनों ने आक्रमण किया। इसकी पुष्टि पातंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता के यज्ञ पुराण और मालविका अग्निमित्र से होती है। ऐसा माना जाता है कि यवन लोग साकेत, पांचाल, मथुरा को रौंदते हुए पाटलिपुत्र तक आ पहुंचे। हम इस युद्ध के बारे में अधिक तो नहीं जानते हैं, किंतु साहित्य के आधार पर ये अवश्य जानते हैं कि पुष्यमित्र ने इस युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। इसके अलावा मालविका अग्निमित्र नाटक में उल्लेख है कि वासुमित्र ने यवनों को सिंधु घाटी के तट पर पराजित किया और पुष्यमित्र का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तुलना में छोटा था। पुष्यमित्र का साम्राज्य विस्तार। विदर्भ विजय से मगध की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। यूनानियों को पराजित कर पुष्यमित्र ने राज्य की सीमा पश्चिम के सियालकोट तक बढ़ा दी। साकेत से यूनानियों को भगा देने से मध्य प्रदेश में उसके राज्य को स्थायित्व मिला। विदर्भ विजय से उसका राज्य दक्षिण में नर्मदा तक फैल गया। इस प्रकार उसका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा, सिंधु से पूर्व के समुद्र तक विकसित हो गया। पुष्यमित्र व बौद्ध धर्म। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी एवं वैदिक धर्म का महान समर्थक था। अश्वमेध यज्ञ करके उसने प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया, लेकिन रोमिला थापर के मत में वह बौद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ विशेष जानकारियां इस प्रकार हैं। अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। उसने विदर्भ को जीता। यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस के आक्रमण को विफल किया। ब्राह्मण धर्म का पुनर्संस्थापक था। भारतीय इतिहास के तथाकथित बौद्ध उत्पीड़क था। पुष्यमित्र शुंग के संरक्षण में पातंजलि ने अष्टाध्यायी लिखा और अश्वमेध यज्ञ का करता था। अब हम देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन थे। 151 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद शुंगों के गौरवपूर्ण दिन समाप्त हो गए। पुष्यमित्र की मृत्यु के 200 वर्षों के अंदर ही शुंगों की सत्ता समाप्त हो गई। पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र लगभग 148 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। अग्निमित्र अपने पिता के शासन काल में विदिशा का शासक था, इसलिए उसे शासन कला का अनुभव था। उसने 8 वर्ष तक राज्य किया। अग्निमित्र के बाद जेठमित्र गद्दी पर बैठा और उसके बाद अग्निमित्र का पुत्र वासुमित्र राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं का उल्लेख है। बाद वाले राजाओं में एक भागवत नाम का राजा हुआ, जिसकी राज्यसभा में एटिलियाडियास का राजदूत हेलियोडोरस रहा। शुंग वंश की अंतिम शासक देवभूति को मारकर उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कण्व वंश की 73 ईसा पूर्व में नींव डाली। इस प्रकार भारतीय इतिहास में शुंग वंश का क्या महत्व है, विद्यार्थियों ये भी देखना आवश्यक है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार शुंग वंश का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यूनानी आक्रमण से देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का श्रेय शुंग शासकों को ही है। विंसेंट स्मिथ के अनुसार पुष्यमित्र के स्मरणीय अश्वमेध यज्ञ से उस ब्राह्मण प्रक्रिया का आरंभ हुआ जो समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के काल में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उन्नत हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि शुंग सम्राट यूनानी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा नहीं करते तो सारे भारत पर पराधीनता के बादल छा जाते। शुंग वंश का महत्व यहीं तक सीमित नहीं है। साहित्य और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ साथ कला में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ बनाया, जिससे पता चलता है कि उसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों में पूना के पास भाजा विहार तथा उसी के पास चट्टान को काटकर बनाए स्तूप तथा चैत्य, अजंता का चैत्य, अमरावती का स्तूप और नासिक का स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर भारत में शुंग वंश का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। इति नमस्कार।